दोस्तों ये क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2023 रिजल्ट एनालिसिस की आखिरी कंपनी में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, जरा ध्यान से सुनिएगा इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अब नहीं है, वो अब चेंज होकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड हो गया है। दोस्तों ये यही वही कंपनी है जो एक समय में 2012 में 30,000 करोड़ का सेल्स करती थी। मतलब इंडिया में ऐसी बहुत कम कंपनी थी उस टाइम पे जो 30,000 करोड़ के सेल्स तक पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ, अचानक से वो बैंकरप्ट हो गई। और जैसे कि एक बड़ा सा टाइटैनिक डूब गया, वैसे ये कर्जे के बड़े से कर्जे के तले वो डूब गई। फिर एंट्री हुई पतंजलि की, और हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे पतंजलि ने इस बैंकरप्ट कंपनी को बैंकरप्ट से डेट फ्री बना दिया। तो आइए देखते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। दोस्तों ये जर्नी है जीरो से हीरो तक की, जो पतंजलि ने मुमकिन करके देखा। एक समय पे 2012 में 30,000 करोड़ का सेल्स करने वाली रुचि सोया इंडस्ट्रीज कंपनी 9,000 करोड़ के बड़े कर्जे के नीचे डूब गई थी। फिर जाके इस इंडस्ट्री ने जिन जिन बैंकों से लोन ली थी, उनमें से कुछ बैंक ने इसके अगेंस्ट में बैंक्रप्सी कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी। फिर कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने इस केस को रिजोल्व करने के लिए इसकी नीलामी डिक्लेयर की, और नीलामी में पतंजलि एंड अदानी विलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी थी। फिर आखिरी में ये बेट जीत ली पतंजलि ने टोटल डेप के आधी अमाउंट में इस डील को कंप्लीट किया। उसने 4,400 करोड़ में, मतलब टोटल बैंक जो रप्सी का टोटल अमाउंट था वो था 9,000 करोड़। उसके आधे अमाउंट में इस डील को सक्सेसफुली क्लोज कर दिया, और ये रुचि सोया इंडस्ट्रीज कंपनी को परचेस कर लिया। उस टाइम पे दोस्तों पतंजलि के पास 4,400 करोड़ रुपए देने के लिए नहीं थे, इसके पास सिर्फ 1,000 करोड़ थे। उसने वो बैंक में जमा करवाए, और उसके बदले में वही बैंक से 3,000 करोड़ रुपए वापस नए बोरो किए। और उसके बदले में उसने अपने टोटल जो स्टेक था उसका 99%, मतलब पूरा स्टेक उसने बैंक में प्लेस करवा दिया। दोस्तों एक सेबी की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी कंपनी ने अगर 3 साल से ज्यादा समय में अपना ये 99% का स्टेक है उसको 75% स्टेक तक कम करना पड़ता है। तो इस कंपनी ने क्या किया कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू अपना स्टेक 99% से 75% तक रिड्यूस किया, और टोटल 4,300 करोड़ का नया फंड जमा किया। वही फंड से उसने जो 3,000 करोड़ का जो बोरोइंग था बैंक का, वो चुकते कर दिया, और ये बन गई बैंकरप्ट से, मतलब डेप टोटली डेप फ्री कंपनी हो गई। ये थी पूरी कहानी, कैसे रुचि सोया इंडस्ट्री बैंकरप्ट हुई। फिर आईपीबी 2016 के जरिए बैंकरप्सी कोर्ट में इसका रेजोल्यूशन हुआ, और पतंजलि ने बिना पैसों के इस डील को कैसे सक्सीड किया, और कैसे वो बैंकरप्सी से डेप फ्री कंपनी बन गई। दोस्तों अब मैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा डिटेल में उसकी पूरी लाइफ टाइम हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इसके सेल्स ग्रोथ की। तो दोस्तों ये कंपनी 2000 में 2,000 करोड़ का सेल्स करती थी। 2008 में ये सेल्स बढ़ के 11,000 करोड़, मतलब 5 टाइम्स बढ़ गया। फिर 2008 से 2012 में ये 11,000 से 30,000 करोड़ हुआ, मतलब 3 टाइम्स का ग्रोथ हुआ। और फिर अचानक से 2012 से 2016 तक इसका सेल्स का ग्रोथ एकदम स्टेटिक हो गया, उसमें कोई भी ग्रोथ हमें दिख नहीं रहा है। जब भी ऐसे सेल्स पैरामीटर में स्टेटिक ग्रोथ आए तो ये हमें पता चलना चाहिए कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। ओवरऑल इस कंपनी ने 2000 से लेकर 2016 तक 19% के कंपाउंड एवरेज ग्रोथ से अपने सेल्स को बढ़ाया है, और 16 सालों में वो 16 टाइम्स सेल्स ग्रोथ हुआ। फिर क्या हुआ, अचानक से 2016 के बाद में 2017 में अचानक से सेल्स 30,000 करोड़ से गिर के 19,000 करोड़, फिर वापस 2018 में 12,000 करोड़, और 2019 में 12,700 करोड़। मतलब ये पूरा सेल्स 30,000 से 12,000, मतलब आधे से भी कम हो गया। दोस्तों ये वही 3 साल है जिसमें कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। अब आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि ये 2020 में जब पतंजलि ने उसको एक्वायर किया, उसके बाद में उसने ये पतली से अपनी ट्रैक से उतरी हुई गाड़ी को वापस पटरी पे चढ़ाया, और सेल्स ग्रोथ को 13,000 करोड़ से बढ़ा के वापस 24,000 करोड़ पे ले आई। दोस्तों ये 3 साल में उसने सेल्स ग्रोथ को डबल किया, और वो करीबन हो रहा है 24% कंपाउंड एवरेज ग्रोथ इन सेल्स। ये स्लाइड में हम देखेंगे प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों ये कंपनी 2000 में 20 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, और 2013 आते आते 273 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी थी। जबकि वो पिछले 13 सालों में 22.2% का कंपाउंड एवरेज ग्रोथ है, और वो 14 टाइम्स ग्रोथ है। फिर क्या हुआ,
2014, 15 और 16 में 2014, 15, 16 में अचानक से प्रॉफिट 273 करोड़ से गिर के 20 लाख, फिर 80 करोड़, और फिर 2016 में तो जैसे कि कयामत आ गई, 1274 करोड़ का टोटल लॉस कर दिया। ये वही लॉस है जो टोटल उसके हिस्टोरिकल प्रॉफिट को सिर्फ एक ही साल में खा गया। ये 3 सालों में हमें पता चल जाना चाहिए था कि इसमें सेल्स ग्रोथ स्टैटिक हो गया था और प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी चालू हो गई थी, और कंपनी बैंकरप्ट होने से पहले हमें ये इंडिकेशन दे चुकी थी, आगे वाले 3 साल में क्या होने वाला है। 2017, 18 और 19 बैंकरप्सी के ये 3 सालों में देखो, सेल्स प्रॉफिट अगेन गिर के 1300 करोड़, 2018 में 5400 करोड़ माइनस, और 2019 में माइनस 90 करोड़। फिर पतंजलि की एंट्री हुई। पतंजलि के आते ही 2020 में प्रॉफिट बढ़ के हो गया 7672 करोड़। दोस्तों ये देखो, ये इतना ज़्यादा हमें जो प्रॉफिट दिख रहा है वो रियल में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ये कोई ऑपरेशनल कैश फ्लो नहीं है, एक इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है जो पतंजलि ने बैंक के थ्रू क्रेडिट लिया था उसकी वजह से। जो रियल प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें दिख रहा है 2021 और 2022 में, वो था 681 करोड़ और 806 करोड़। अब बात करते हैं ईपीएस की। दोस्तों 2000 से लेके 2007 तक इसका ईपीएस बहुत ही बढ़िया था, 11 से लेके 27 तक। फिर अचानक से 2008 में ये 9 का ईपीएस इसलिए हमें दिख रहा है, जो ये स्टॉक के स्प्लिट होने की वजह से स्टॉक ने 1:5 के हिसाब से स्प्लिट दे दिया था। एक्चुअल में ये देखें तो 45 रुपीज़ का ईपीएस है। 2008 से लेके 2013 तक ईपीएस में कुछ खास ग्रोथ हमें नहीं दिख रहा है। फिर 2014 में ईपीएस घट के 0 हो गया, 2015 में 1 और 2016 में तो -41 रुपीज़ हो गया था। दोस्तों ये वही 3 साल है जिसमें ये कंपनी बैंकरप्ट होने के पहले वाला। ड्यूरिंग बैंकरप्सी ईयर्स 2017, 18 और 19 ये ईपीएस -46, -173 इतना नीचे तक जा चुका था। पतंजलि की एंट्री के बाद में ईपीएस बढ़ के 272 और अभी 23 एंड 27 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है। अगेन ये भी यही वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की वजह से ये 2020 में ईपीएस हमें इतना ज्यादा दिख रहा है। रियल ईपीएस 23 एंड 27 रुपीज, 2021 और 22 का जो है वो रियल ईपीएस है। सेम इफेक्ट हमें बुक वैल्यू पे भी देखने को मिलेगी। 2000 से लेके 2016 तक बुक वैल्यू 10 रुपीज से लेके 75 रुपीज तक थी। 2017, 18 और 19 की बात करें तो अगेन कम होकर 29 रुपीज, -152 रुपीज एंड -155 रुपीज तक जा चुकी थी। 2020 जब पतंजलि की एंट्री के बाद में अगेन बुक वैल्यू ने जंप हमें देखने को मिल रहा है 114 रुपीज इन 2020, 2021 में 138 रुपीज और 2022 में 209 रुपए। दोस्तों अब हम देखेंगे इसके हाई एंड लो प्राइस के कॉलम। दोस्तों ये 2012 तक तो ठीक चल रहे थे। 2012 के बाद में इसका पैटर्न चेंज हुआ, उसने लोअर हाई लोअर लो लगाना चालू कर दिया। 2012 से लेके 2019 तक कंटिन्यूसली आप देख रहे हो उसके हाई भी लो होते जा रहे हैं और उसके लो भी लो होते जा रहे हैं। मतलब कंपनी डूब रही है, उसके साथ साथ अब उसके प्राइसेस भी काफी गिर रहे हैं। पतंजलि की एंट्री के बाद में ये 5 रुपीज का लो 634 के लो तक पहुंच गया और 18 रुपीज का हाई उसने 1535 रुपए का हाई लगा दिया। दोस्तों मैं थोड़े क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में और कुछ रेशियोज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, कैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें हेल्प करता है किसी भी कंपनी की क्वालिटी को एनालाइज करने में। दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? वो बोरोइंग और उसकी टोटल इक्विटी को, बोरोइंग को उसके टोटल इक्विटी से डिवाइड करने से हमें मिलता है। जो टोटल इक्विटी है वो पेड अप इक्विटी और रिजर्व को कंबाइन करने से हमें मिलती है। कंफर्टेबल डेब्ट इक्विटी रेशियो लेस देन 0.3 होना चाहिए। ये जो कंपनी है वो कभी भी अपने कंफर्टेबल डेब्ट इक्विटी रेशियो की वैल्यू को अचीव नहीं कर पाई है। ये जो कॉलम आपको दिख रही है, ये लास्ट वाली कॉलम वो डेब्ट इक्विटी रेशियो की है। इसके आगे वाली जो है वो ईयर है, 2000 से लेकर 2022 तक के ये जो रो है उसमें आप देख पा रहे हो कि 2000 में इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो था 0.6, जो 2004 में बढ़ के हो गया था 1.3। 1.3 टाइम्स डेब्ट इक्विटी रेशियो, मतलब जो उसका टोटल डेब्ट है वो रिजर्व से 1.3 टाइम हो चुका है। 2012 आते आते वो बढ़ के अगेन 2.7 हो गया था। तब उसने एक इट वाज वेरी अलार्मिंग, उसने वार्न कर दिया था आई एम गोइंग टू बैंकरप्ट, क्योंकि मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो काफी हाई होने लगा है। और 2017 आते आते ये बढ़ के 5.7 हो गया। मतलब टोटल इक्विटी से जो डेब्ट है और जो बोरोइंग है वो 5.7 टाइम्स बढ़ चुका था। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी का कैपेसिटी उसकी डेब्ट को चुकाने का ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। और अल्टीमेटली एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसी बैंकों को पता चल गया कि हम फंस चुके हैं, ये कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो 5.7 हो चुका है, इसका कैपेबिलिटी नहीं है अब हमारे डेब्ट को चुकाने के लिए। वैसे ही दोस्तों ये तो हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो देखा, वैसे ही करंट रेशियो है। करंट रेशियो करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करने से हमें मिलता है। जो 1.5 से ज्यादा अगर हो तो उसको हेल्दी माना जाता है, और 1 से अगर कम हो, 1 या 1 से कम हो
तो कंपनी काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है उसको अपनी लायबिलिटी को क्लियर करने के लिए, और या तो फिर बहुत ही कम हो जाए तो पता चल जाता है कि ये बैंकरप्ट होने वाली है। इसमें भी ये जो सबसे लास्ट वाली कॉलम है, उसमें करंट रेशियो की फिगर दे रखी है, और उसके आगे वाली कॉलम में कौन से साल में ये फिगर है वो हमें पता चलेगा इसको कंपेयर करने में। 2010 में तो उसका करंट रेशियो सही था 1.8, 2011 में भी सही था 2, उसके बाद में 2012 से ये रेशियो बिगड़ने लगा। 2012 में वो रेशियो कम होके 1 हो गया था, तब उसने वार्न कर दिया था। 2017 में वो कम होके 0.6 हो गया था। मतलब ये 2017, 18, 2019 वो 3 साल है जब कंपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर हो चुकी थी। उस टाइम पे ये कम हो गए 0.6 और 0.2 हो गया था। फिर एंट्री हुई पतंजलि की 2020 में, वो वापस करंट रेशियो इंप्रूव हो गए 2.1, 2.1 एंड अगेन 2.8 इन 2022। तो ये 2 पैरामीटर से हमें पता चलता है कि कैसे करंट रेशियो और कैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें हर एक कंपनी में देखने चाहिए, और ना कि लास्ट ईयर के, बल्कि सीरियली हमें देखने चाहिए कि हर साल में क्या-क्या चेंजेस होते रहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि बाय चांस कुछ कंपनी में गड़बड़ी हो रही हो, उसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डेब्ट पे करने का कैपेसिटी खराब हो रहा है, तो हमें अपने निवेश को उसमें कम कर देना चाहिए, और बहुत ही अलार्मिंग हो तो हमें वैसी कंपनियों से अपना निवेश निकाल देना चाहिए। दोस्तों, अब करंट ट्रेंड की बात करते हैं इस कंपनी के। तो H1 में सेल्स ग्रोथ था 61%, 9 मंथ पे सेल्स ग्रोथ था 53%, एनुअल सेल्स ग्रोथ था 53%, और इस साल के क्वार्टर 1 में सेल्स ग्रोथ है 37%। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2023 आते-आते वो सेल्स ग्रोथ 30% होगा। अब प्रॉफिट की बात करें तो 2000 H1 के 2022 में प्रॉफिट ग्रोथ था 143%, 9 मंथ पे 56%, फिर एनुअल में 56%, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2023 में 39%। इस हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2023 में ये ग्रोथ करीबन 25% का होगा। वैसे मार्जिन की बात करें तो करीबन 3 से 3.3% के मार्जिन रहे सारे क्वार्टर्स में। उससे हम 2023 के एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि 2023 आते-आते ये 3% के आसपास रहेंगे। दोस्तों, ये तो हमने देख लिए कंपनी की पास्ट ट्रेंड एंड करंट ट्रेंड के बारे में। अब मैं थोड़ा कंपनी के बारे में भी बता दूँ आपको कि पतंजलि बेसिकली अब करती क्या है। तो एक डाइवर्सिफाइड कांग्लोमरेट है। उसका मेन फोकस है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड फास्ट मूविंग हेल्थ गुड्स सेगमेंट्स में। इसके बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो एडिबल ऑयल इसका सबसे बड़ा बिजनेस वर्टिकल है। फूड्स एंड बिजनेस में भी उसके अदर वर्टिकल्स में आता है। तो उसमें फूड्स एंड बिजनेसेस में ये क्या करती है, तो ये सोया फ्लोर एंड टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन्स बनाती है। नूडल्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बिस्किट्स, कुकीज एंड रस्क बनाती है, एंड पतंजलि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी अब इसका ही हिस्सा है। दूसरा ये कंपनी का वर्टिकल है न्यूट्रास्यूटिकल्स। फिर ऑयल एंड पाम प्लांटेशन भी इसका एक बिजनेस वर्टिकल है। ओलियोकेमिकल्स एंड विंड पावर, ये इसके दूसरे बिजनेस वर्टिकल्स। चलो देखते हैं इसके डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स में क्या ग्रोथ का स्टेटस है। सबसे पहले ऑयल, एडिबल ऑयल सेगमेंट की बात करें तो एडिबल ऑयल का इंडिया में मार्केट साइज देखें तो 2015 में 1.3 लाख करोड़ का मार्केट साइज था 2015 में, जो बढ़ के 1.7 लाख हो गया 2020 में, और 2025 आते आते 2.3 लाख करोड़ का मार्केट बनेगा इस एडिबल ऑयल सेगमेंट का। इनमें से अपनी पतंजलि क्या कर रही है, तो 2020 में इसका टोटल टर्नओवर था 13,000 करोड़, 2021 में 16,000 करोड़, और 2022 में 23,000 करोड़। अब बात करते हैं इसके दूसरे बिजनेस वर्टिकल की, एडिबल सोया फ्लोर एंड टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन के बारे में। तो मार्केट साइज देखें तो 11% से बढ़ रहा है 2015 से 2020 तक, और 2025 आते आते भी ये यही रफ्तार से बढ़ने वाला है। पतंजलि की बात करें तो अभी 1.9% से बढ़ रहा है ये टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन में, और एडिबल सोया फ्लोर में 0.2% से बढ़ रहा है। तो काफी अच्छे स्कोप है। मार्केट अभी इसका जितना मार्केट साइज है उसके हिसाब से कंपनी अभी कुछ कर नहीं रही है, तो काफी स्कोप है इसमें आगे आने के लिए। दोस्तों, ये है पतंजलि फूड का पोर्टफोलियो। पतंजलि फूड पहले घी, एडिबल ऑयल, बेवरेजेस, स्पाइसेस, हर्बल प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, हनी एंड स्टेपल्स, इन सब में बिजनेस करती थी। पतंजलि का सारा बिजनेस इसने एक्वायर्ड कर लिया रुचि सोया ने, जो आपके पतंजलि फूड्स है, 690 करोड़ रुपीस में। वो भी अब इसी के बिजनेस का हिस्सा है। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स, नूडल्स एंड बिस्किट्स के बारे में। तो मार्केट साइज इसका 10% से नूडल्स का बढ़ रहा है, 15% से ब्रेकफास्ट सीरियल का बढ़ रहा है, और बिस्किट्स एंड कुकीज का भी 9-10% से बढ़ रहा है। तो काफी अच्छे स्कोप है ये बिजनेस वर्टिकल्स के लिए भी। न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें तो उसका मार्केट साइज 20% से बढ़ रहा है। न्यूट्रास्यूटिकल्स भी इसी कंपनी का एक हिस्सा है। फिर बात करते हैं ऑयल पाम प्लांटेशन के बारे में। दोस्तों, ऑयल पाम प्लांटेशन इसी का एक बिजनेस वर्टिकल है। यही पाम प्लांटेशन की वजह से ये एडिबल ऑयल में और ये सब बनाने में ये काम लगता है। तो ये ऑयल पाम प्लांटेशन इंडिया की सबसे बड़ी लीडर कंपनी है। उसको टोटल एलोकेटेड एरिया उसका 6.2 लाख हेक्टर्स में है। उनमें से 59,239 हेक्टर्स करंटली उसने यूटिलाइज कर दिया है। अब बात करते हैं ओलियो केमिकल बिजनेस के बारे में। उसका मार्केट साइज
4.8% से बढ़ा था 2015 से 2020 तक, और 2020 से 2025 तक ये 6% से बढ़ेगा, ऐसा अनुमान है। अभी ये पतंजलि 2018 में 142 करोड़ का टर्नओवर करती थी, और अभी 2022 में 169 करोड़ का टर्नओवर इसने ओलियोकेमिकल्स में किया। दोस्तों, बाकी के पैरामीटर्स की बात करूं तो इसका सेल्स ग्रोथ 37% से हुआ है। लिक्विडिटी की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन 3% है, इसका करंट रेशियो 2.1 है जो अच्छा है। ट्रेड साइकिल्स 2% है, डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है अभी, डेट रेशियो 55% है, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 14.5% है, और रिटर्न ऑन एसेट 12% है। मेजर कॉस्ट की बात करें तो मटेरियल कॉस्ट सबसे ज्यादा पोर्शन है इसका टोटल मेजर कॉस्ट का, जो 82% है। मटेरियल कॉस्ट में 34% का ग्रोथ हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके सेल्स में भी ग्रोथ हुआ है। इसके फ्यूचर एस्टिमेट की बात करें तो 2023 में इसके सेल्स 31,000 करोड़ के आसपास रहेंगे, 2030 आते आते 83,000 करोड़ के हो जाएंगे, और 2035 आते आते 1.4 लाख करोड़ के आसपास हो जाएंगे। वैसे ही प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में 1,000 करोड़, 2030 में 2,680 करोड़, और 2035 आते आते 4,700 करोड़ हो जाएंगे। ईपीएस 2023 में 31 रहेगी, 2030 आते आते 83 के आसपास रहेगी, और 2035 आते आते 147 रुपीज हो जाएंगी। फेयर वैल्यू की बात करें तो 2023 में 1,097 रुपीज रहेगी, 2030 में ऑलमोस्ट 2,900 रुपीज के आसपास, और 2035 का अनुमान फेयर वैल्यू का है 5,100 रुपीज। दोस्तों, अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्री एफपीओ इसका टोटल प्रमोटर का स्टेक था 98.9%, जो इसने आफ्टर एफपीओ चेंज होकर प्रमोटर का स्टेक 80% रहा, और उसने एफआईएस ने 2.3% का निवेश किया, नॉन इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स ने 14.5% का, इंश्योरेंस कंपनी ने 0.4% का, म्यूचुअल फंड ने भी 1% का निवेश किया इस कंपनी। दोस्तों, अब इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जब इसका एफपीओ आया तब वो टोटली डेट फ्री हो चुकी थी। उस टाइम पे उसका प्राइस चल रहा था 778 रुपीज, जो 3, 6 और 7 महीने में ही करीबन बढ़ के 1600 का हाई लगा दिया इसने। मतलब जैसे ही कंपनी डेट फ्री हुई, ऑलमोस्ट विद इन 6 और 7 मंथ्स कंपनी ने अपने बाइंग जो एफपीओ के प्राइस बैंड था उससे डबल का हाई लगा दिया। तो अगेन इसकी बाइंग रेंज 778 रुपीज के आसपास है, और नेक्स्ट ईयर टारगेट 1800 के आसपास रहेगा। टोटल पोर्टफोलियो में हम 2% का निवेश कर सकते हैं इस कंपनी में। थैंक यू दोस्तों। ये एक डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा, एक स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन है। आप अपने पैसे निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। थैंक यू जायद सर। और ये कुछ स्लाइड्स है जिसके बारे में आपको डॉक्टर जायद सर बताएंगे। थैंक यू धवल भाई, थैंक यू सो मच। एक रुचि सोया का पतंजलि का जो ट्रांसफॉर्मेशन, एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर से एक वेल्थ क्रिएटर, उसके बारे में बताने के लिए। एंड ये जानना बहुत जरूरी होता है, ये आपके प्रेजेंटेशन से हमको समझ में आया कि कैसे हम ट्रैक करें कि क्या हम कहीं गलत में तो नहीं है। तो वो डेब्ट टू इक्विटी और आईसीआर और ये सब जो करंट रेशियोज हैं, ये देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे ही कंपनी से रिसर्च से हमें मालूम पड़ता है। थैंक यू सो मच धवल भाई। एंड मैं आपके पहले रुचि पतंजलि पे पीयूष सर कमेंट लूंगा, एंड देन हम लोग 5 स्टेप ऑफ टुवर्ड्स वेल्थ के बारे में बात करेंगे। पीयूष सर। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली काफी डेटा को उन्होंने कवर किया। पर मैं कुछ बात करूं इसके ऊपर, इससे पहले मैं थोड़ा धवल भाई से जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को एक कोइंसिडेंस मिला आपके प्रेजेंटेशन से। क्या बता सकते हो धवल भाई, ये रुचि सोया या पतंजलि कंपनी आपने खुद ने सिलेक्ट की थी या तो फिर आपको दी गई थी? हाँ धवल भाई, कंपनी वाज सिलेक्टेड बाय यू और इट वाज गिवन टू यू, क्योंकि एक जोरदार कोइंसिडेंस था। आपने पतंजलि को प्रेजेंट किया PATANJLI, और आप जहां से हो वो भी PATAN पाटन, तो ये तो क्या कोइंसिडेंस है। हाँ जबरदस्त सर, ये आपका अनुमान जबरदस्त है सर। जोरदार एकदम। तो आपने सिलेक्ट तो नहीं की थी ना कि मैं भी पाटन का, मैं भी पतंजलि प्रेजेंट करूं? सिलेक्ट तो सर आखिरी कंपनी बची थी, तो मैंने सोचा मेरे आगे के 3 प्रेजेंटेशन खत्म हो चुके हैं तो इसको प्रेजेंट कर लूंगा, और लकीली कोइंसिडेंस हो गया पाटन और पतंजलि से। जोरदार एकदम। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, और आपने जो स्लाइड्स जो स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल प्रेजेंट की वो भी बहुत अच्छी थी, लोगों को एकदम क्लियर आइडिया आ जाए पतंजलि का, राइट। तो पतंजलि दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से आप सबको स्टडी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रैक्शन था। तो ये भी सीखना जरूरी है कि हमें कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसी कंपनियों में पैसा डालें जहां हमारी भी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट। तो धवल भाई ने बहुत ही बढ़िया डेटा एनालिसिस से समझाया कि क्यों रुचि सोया डिस्ट्रक्टर के रूप में आई, कैसे पतंजलि की एंट्री हुई और कैसे अभी वेल्थ क्रिएट हो रही है। इनफैक्ट जब इनका एफपीओ आया तब भी काफी नेगेटिविटी थी, बहुत लोगों ने, मेरे हिसाब से 26,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने एफपीओ में अप्लाई किया फिर कैंसिल कर दिया, उन्होंने पैसे वापस ले लिए थे। तो ऐसा तो हमने कभी कोई एफपीओ में देखा नहीं, पर देखो यहाँ पे हुआ। तभी भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था
कि बिल्कुल ऐसा ना करो, ये आपके हाथों में से एक शेयर को ले जाने की साजिश है। अपना दिमाग लगाओ, देखो डेटा, और ठीक लगता है इन्वेस्ट करो। देखो अभी जिन्होंने बेच दिया होगा एफपीओ में क्या हो गया, वी सॉ ऑलमोस्ट 100% रैली ड्यूरिंग लास्ट फ्यू मंथ्स। अभी भी इन कमिंग टाइम्स वी आर गोइंग टू सी अ वेरी गुड सेल्स ग्रोथ। पर ऐसा क्यों दो? ऐसा नहीं हम पतंजलि की तारीफ कर रहे हैं दोस्तों। पतंजलि कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करती है? इट कम्स फ्रॉम एडिबल ऑयल, उनका मेजर धंधा है दोस्तों। हर वो इंडस्ट्री जहां पे इंपोर्ट होता है माल का, तो सरकार की मदद होती है। सरकार चाहती है कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े ताकि हम इंपोर्ट कम करें। तो जैसे डिफेंस आपने देखा जबरदस्त ग्रो किया, क्यों? हम इंपोर्ट ओरिएंटेड थे, हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया। ऐसे कई सेक्टर है जिनको इनके फायदे हुए, उसमें से एक है एडिबल ऑयल। तो एडिबल ऑयल में जो आपके अदानी विल्मार हो, जो पतंजलि हो, दिस ऑल कंपनीज आर गोइंग टू सी अ गुड ग्रोथ बिकॉज नॉट ओनली ड्यू टू सेल्स ग्रोथ। इनको ग्रोथ इसलिए मिलेगा क्योंकि इंपोर्ट कम करना है, तो इनको कुछ फायदे देने हैं, राइट। ओवरऑल अगर डेट फ्री कंपनी होगी तो आपको और पैसा मिलेगा। सो आई एम एक्सट्रीमली एग्रीड विथ धवल भाई, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए और इसको होल्ड करके रखो, लंबे समय में अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। डिस्क्लोजर बता दे, हमारे फंड में भी हमने निवेश किया हुआ है। हमने किया इसलिए नहीं, आपको बता रहे, अच्छा है तो हमने भी निवेश किया है। और ये धवल भाई ने आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा, लेने से पहले डेटा चेक कर लीजिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच टू धवल भाई एंड यस दैट भाई, माइक इज बैक टू यू। सर बेसिकली अभी ये फाइनल टच है कि हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो 5 स्टेप्स टुवर्ड्स वेल्थ है, जो कि 25th को है, 25th संडे जो है वो मॉर्निंग 10 o'clock से। एंड सर ये मेरा पर्सनल व्यू भी है, मतलब नॉट एज अ कोऑर्डिनेटर, बट ये मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि हर वो इनिशिएटर है, मतलब जिसको कुछ नहीं पता है या जो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है या जो वेल्थ बनाना चाहता है बेसिक से, उसको एटलीस्ट इसको एक बार देखना चाहिए। इट्स नॉट कि आप उसको सीखने के लिए देखो, मतलब आप जानो कि वेल्थ बनेगी कैसे, मतलब वेल्थ बननी कहाँ पे। एंड सर एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है कि हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब कहते हैं अपने आप को इन्वेस्टर है बट ट्रेड करने के लिए, बट एक्चुअली स्टॉक मार्केट बनाते हो वेल्थ बनाने के लिए। मतलब आप पुश्तैनी जायदाद जैसे बनाते हो, बट वो चीज समझ में नहीं आती सर। तो वो स्टेप को समझना, ये 5 स्टेप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इन 5 स्टेप को अगर हमने 1 by 1 फॉलो किया तो वेल्थ बननी ही है। आने वाला समय इंडिया का है और उस समय में अगर हम सही समय में घुस गए तो हमारा फायदा है। दैट्स व्हाई ये 5 स्टेप ऑफ टुवर्ड्स द वेल्थ जो नेक्स्ट इवेंट है उसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए हमको। आंसर एक और इवेंट है, वो है जैद भाई, ये जो इवेंट आपने बताया ना, इसके बारे में मैं एक चीज खाली कहूंगा कि ये जो शहर में है, जैसे वडोदरा इज अवर होम टाउन, और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये इवेंट पूरे इंडिया में हो रहे हैं, पूरे भारत भर में। पर हमको शुरुआत में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? तो यस, इट वाज अवर लोकल वडोदरा एंड वी वर डूइंग दिस 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ नॉट सिंस 5 or 10 years। ये हम 2005 से कर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट उस समय हम लोग बाहर से प्रेजेंटर बुलाते थे कि जो लोग आके कुछ समझाए हमारे दोस्तों को, हमारे लोकल शहर के निवेश की निवेश कैसे करना चाहिए। फ्रॉम 2007 हम और हमारी टीम मिलके ये पूरे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो बड़ौदा के लिए तो ये दशक से पुरानी बात हो गई। तो मैं सारे बड़ौदा के दर्शकों को कहूंगा, आपको तो रट्टा हो गया होगा इसका। हम लोग लेकिन इसमें करंट ट्रेंड की बात करेंगे दोस्तों, कि अभी के समय के हिसाब से क्या है और क्या करना चाहिए। सूरत वी आर डूइंग सिंस 2017। तो देखो सूरत में भी नॉट 2017, सॉरी, सिंस 2014, तो करीबन 8-1 साल सूरत में हो गए। गोवा की निवेशक के लिए नया है, हम पिछले 3 साल से गोवा के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम ऑल गोवा इन्वेस्टर। या दैट भाई, थैंक